भारत और यूएस ट्रेड डील के बीच में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ एक ट्रेड डील को सेटल कर लिया जाए और वो भी 9 जुलाई से पहले। भारत भी कोशिश कर रहा है कि कैसे टैरिफ कम किए जा सकें। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 26% टैरिफ लगाया गया था, भारत ने अमेरिकी सामानों पर जो ये टैरिफ लगाया था, और इसको लेकर लगातार डिस्कशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी। तो इसे लेकर अब ट्रंप की ये कोशिश है कि भारत पर कुछ दबाव बनाया जाए और दबाव बनाकर भारत से कुछ रियायतें हासिल की जाए। विशेष रूप से वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर भारत अमेरिका के लिए खोल दे। इसके अलावा डेयरी सेक्टर भी अमेरिका के लिए खोल दिया जाए। लेकिन दिक्कतें कहाँ हैं? दिक्कतें ये है कि अमेरिका में जो डेयरी सेक्टर है, जो अमेरिका में पशु हैं, उन्हें मांसाहार कराया जाता है, यानी उन्हें कुछ उस तरह के प्रोडक्ट दिए जाते हैं जो अगर भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो धार्मिक आस्था के खिलाफ है। इसके अलावा अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का यानी मक्का और सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है जो भारत में प्रतिबंधित है। यानी दोनों तरह से अगर भारत सरकार परमिशन देती है तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो आज यही है हमारे बातचीत का सब्जेक्ट, और इस बातचीत में भाग लेने के लिए मेरे साथ होंगे किसान तक के एडिटर ओम प्रकाश जी। ओम जी, आपका बहुत स्वागत है। किसान तक के इस खास एक्सप्लेनर में आप जानेंगे भारत और यूएस ट्रेड डील की कुछ खास बातें जो कहीं आपको भी परेशान कर रही हैं, कहीं आपको भी समझ में नहीं आ रही। ओम जी, क्या चक्कर है? ट्रंप इतना क्यों पीछे पड़ा हुआ है भारत से कि भाई डेयरी सेक्टर खोल दो, एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दो? क्या दिक्कत है? कहाँ समस्या आ रही है उसको? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये ट्रेड डील के शब्द तो बहुत आ रहा है, लेकिन खासतौर पे जो भारत के किसान हैं, पशुपालक हैं या पोल्ट्री सेक्टर से जुड़े लोग हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इसमें झोल क्या है। बिल्कुल, आखिर वो क्यों, उसका हित क्या है, ट्रंप का हित क्या है या अमेरिका का हित क्या है, इसमें क्यों वो कर रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम लोग 10-15 मिनट के बीच में इसको समझते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। इसमें 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि जितना अमेरिका में भारतीय सामान पे टैरिफ वो टैक्स लगता है, उतना ही वो चाह रहे हैं कि उतना ही लगे या उससे कम हो जाए भारत में। बिल्कुल, एक मुद्दा तो इसका है टैक्स के, जो उसको लेकर के कि कितना लगेगा, कहाँ पे। तो निश्चित तौर पे अमेरिका और भारत दोनों के किसान जो है, अगर समृद्धि के मामले में देखा जाए जी। और उनका लैंड साइज के मामले में देखा जाए तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि भाई एक ही तरह का टैक्स दोनों पे लागू हो। उनके देश की कंडीशन अलग हैं, वो अलग तरह से अलग। ये तो बड़ा अन्याय हो जाएगा। हाँ, अन्याय हो जाएगा अगर जो 2 लोग हैं कि एक बीमार व्यक्ति है या एक बहुत कमजोर व्यक्ति है और एक व्यक्ति वो है कि अरबपति खरबपति है, दोनों को एक साथ मुकाबला कर रहे हैं, तो ये अन्याय होगा। तो एक मुद्दा तो इसका है, उससे डायरेक्ट किसानों का लेना देना है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं है जितना दूसरे मुद्दों पे। खास तौर पे एक जो बहुत जटिल मुद्दा है इसका, जीएम सोयाबीन और जीएम मक्का के लिए वो चाहता है अमेरिका कि भारत अपना बाजार खोले। और भारत में देखिए, जीएम फसलों को लेके एक अलग डिबेट है और 2 लॉबी है उसमें। एक लॉबी कहती है कि नहीं, जीएम की जो फसलें हैं वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। हालांकि अभी कोई एविडेंस नहीं आया दोनों तरफ से। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा ओम जी। जीएम के बारे में भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि एक बार समझ में आ सके उनको। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप हैं, उसमें भारत में सिर्फ एक क्रॉप है, 2002 में आई थी कॉटन की। उसके अलावा देखिए, सरसों पे बहस चल रही है, बैगन पे बहस चल रही है, और भी चीज़ों पे बात हो रही है। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि इस पे जब तक हम एक किसी उसमें लॉजिक उसमें नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो जब भारत ने सिर्फ कॉटन को अलाउ किया, वो भी हम कॉटन सीड ऑयल खाते हैं, थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी तो कॉटन का उस तरह का कोई इस्तेमाल नहीं है खाने के उसमें। तो जब भारत ने अपने यहाँ कोई चीज़ फसल उगाने के लिए अलाउ नहीं किया, तो कैसे अमेरिका का सोयाबीन, जो जीएम सोयाबीन है या जीएम मक्का है, उसको कैसे इंपोर्ट करेगा भारत? दूसरा, भारत के लोगों की चिंता यह है कि अगर जीएम का सीड यहाँ पे आ गया, जीएम का सोयाबीन मक्का आया,
तो भारत में जो देसी किस्में जी। हैं उनका वो एक जो हमारे हाँ जी। वो सारा खतरे में पड़ेगा, क्योंकि उसका पॉलिनेशन इससे हो जाएगा, तो एक उसको कोई संकर किस्म की वो नई एक खतरा है तकलीफ कि पैदा सामने आ होगी। जाए। जी। तो किसी भी कीमत पे भारत सरकार ये नहीं चाह रही है कि मक्का या सोयाबीन हम जीएम का इंपोर्ट करें। बिल्कुल। अव्वल तो हम सोयाबीन इतना पैदा करते हैं, हमारे पास है सोयाबीन का स्टॉक है कि कोई ज़रूरत नहीं है उसको इंपोर्ट करने के लिए। बाकी जो अगर खाद्य तेल की ज़रूरत पूरी करनी होती तो पाम ऑयल से पूरी हो रही है, या दूसरे जो तेल हैं। अभी भारत सरकार अपना मिशन चला रही कि यहाँ सरसों का खेती बढ़े, मूंगफली की खेती बढ़े, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि उसका जीएम हम सोयाबीन इंपोर्ट करें। दूसरे मक्का को लेकर के है कि मक्का की खेती सरकार बढ़ाना चाहती है, क्योंकि धान गेहूं से वो बाहर थोड़ा निकलना चाहती है, कम एरिया करना चाहती है, तो उसकी जगह रिप्लेस करना चाहती है मक्के को। अगर भारत में अमेरिका का मक्का आएगा तो यहाँ के जो किसान हैं उनको अपने मक्के की जो है कीमत नहीं मिलेगी, इसलिए उसकी जो खेती है वो घट जाएगी। ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा आस्था से जुड़ा हुआ कि अमेरिका में जो पशु हैं वो मांसाहारी आहार भी करते हैं। अब उनका दूध या उनके दूध से बने जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो भारत में कैसे आए, आस्था का सवाल है। इसमें बहुत सारे लोग जो है शाकाहारी लोग हैं, और जो दूध है वो पूजा पाठ में भी चढ़ाया जाता है। दूध से बनी जो चीज़ें हैं, दही है, उसका पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। तो जब पता ही नहीं लगेगा कि ये मांसाहारी गाय का है या शाकाहारी गाय का, तो उसमें एक आस्था खंडित होने वाला भी मुद्दा है। तो ये 2-3 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। उससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोनों में वो, अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि दोनों देशों के किसानों को किसी भी कीमत पे एक तराजू में रख के नहीं तौला जा सकता। बिल्कुल, उस पर अगर आप चाहेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं किस तरह से दोनों देशों के जो किसान हैं उनकी स्थिति में इतना अंतर है कि कोई मुकाबला ही नहीं है। जैसा कि ओम जी ने शुरुआत में कहा था कि ये बहुत अमीर गरीब का मुकाबला है, तो मैं चाहूंगा कि पूरा विस्तार से वो बताएं कि कैसे दोनों की स्थितियों में बहुत फर्क है। ओम जी एक बार देखिए, बहुत इसको टेक्निकल उसमें ना जाए, बहुत साधारण तरीके से अगर बताया जाए तो हम ही लोग एक दूसरे का एग्जाम्पल बनते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास जो है मैं खेती करता हूँ, मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, मैंने खेती की मक्के की, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको किसी भी तरह से खेती से बाहर कर दूं, और कुछ साल बाद मैं आपके जो जिन लोगों को आप ही सप्लाई करते थे मक्का, उनको हम जो है उन पे अपनी मोनोपोली उसको करें और ज़्यादा दाम कमाएं। तो ये मेरी इस तरह की मंशा हो सकती है, जैसा कि भारत के किसानों को ये डर सता रहा, जो विशेषज्ञ हैं उनको डर सता रहा। तो आप क्या करेंगे? आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप तो उसी कीमत पे बेचेंगे जो लागत आ रही है। मैं क्या करूंगा? मैं तो कम कीमत पे भी 1-2 साल सस्टेन करूंगा। जब कम कीमत पे मैं बेचूंगा तो आप मार्केट से हो जाएंगे बाहर, या आप खेती छोड़ के दूसरे पैसे में आ जाएंगे। अमेरिका और भारत में यही स्थिति है। अमेरिका के किसान बहुत अमीर हैं, भारत के किसान उनके मुकाबले, हम गरीब तो नहीं कहेंगे, लेकिन उतने आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। तो अगर अमेरिका का कोई उत्पाद आता है भारत में तो बाजार का नियम है डिमांड सप्लाई। अगर वो डिमांड सप्लाई का जो नियम है वो उसमें कुछ उलटफेर होता है कि भाई आप डिमांड से ज़्यादा आपका मक्का आ गया, सोयाबीन आ गया, तो भारत के किसानों को जो उनकी लागत है वो भी नहीं मिलेगी। आज देखिए, अमेरिका के लिए या किसी भी देश के लिए इस तरह से बाजार नहीं खुला है भारत का। मतलब जो भारत ने पहले उस तरह का डेयरी या उस जीएम के लिए बाजार नहीं खुला। हम मतलब कि जीएम या किसी जो मांसाहारी वाला जो डेयरी प्रोडक्ट है उसके लिए बाजार नहीं खुला अभी तक। आज देखिए, इसके बावजूद भारत में जब सोयाबीन नहीं आ रहा, मक्का नहीं आ रहा, तो भी भारत में दोनों फसलों का जो दाम है किसानों के एमएसपी से कम मिल रहा है। बिल्कुल, जो सोयाबीन का एमएसपी है 4892 रुपये क्विंटल है, और उनको 3-3.5 हज़ार रुपये का जो है दाम वो मिल रहा है। अब ऐसे में अगर इंपोर्ट हो गया सोयाबीन तो वो तो 2000 पे आके अटक जाएंगे। बिल्कुल, तो मतलब क्या होगा? फिर कुछ दिनों में ऐसा होगा कि उसकी खेती खत्म हो जाएगी, और उसके बाद क्या है, अमेरिका आपको ये कहेगा कि भाई मेरी शर्तों पे आप खरीदिए। बिल्कुल, और ये कितना बड़ा अंतर है इसको भी समझने का वो है। मैंने आज एक आर्टिकल लिखा इस पे, किसानतक.in पे पढ़ सकते हैं।
और उसमें एक मैंने पूरा डेटा दिया है हुआ, उस डेटा को मैं आप लोगों के लिए डेटा ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, डेटा कि इसलिए दोनों में महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों का दोनों जो देशों में जो comparison किसान है जी उनमें कितना कृषि बहुत और महत्वपूर्ण। किसान कितना वो है। देखिए, अमेरिका अपने हर किसान को सालाना जो है 2016 में ही $61,286 की सब्सिडी दे रहा था, यानी सरकारी सपोर्ट सालाना उसको करीब करीब मतलब $61,000 से ज़्यादा की सब्सिडी सरकारी मिलती थी 2016 में। अब भारत में आते हैं, भारत में 2018-19 का मेरे पास डेटा है। 2018-19 में भारत सरकार जो अपने किसानों को सपोर्ट दे रही थी सब्सिडी के तौर पे, वो दे रही थी $282 के। देखिए, तो कहीं कोई $282 मुकाबला ही नहीं है। और एक बार, कहाँ $61,000, $61,000 कोई मतलब मुकाबला तुलना ही नहीं है। आप देखिए कि भारत में जो खेती का औसत आकार है जी वो 1 हेक्टेयर से थोड़ा सा अधिक है, 1.25 हेक्टेयर मान लीजिए। प्रति किसान 1.25 हेक्टेयर खेत आता है एक किसान के पास। अब अमेरिका में देखिए, जहाँ हम 1 या 1.25 हेक्टेयर का वो है हमारे पास रकबा है, अमेरिका में प्रति किसान 180 हेक्टेयर का लैंड है। बिल्कुल। अब उसको कैसे तुलना करेंगे? दूसरे ओर अमेरिका की जो जीडीपी में कृषि का हिस्सा है 1% से कम है, हमारे यहाँ करीब 15% का हिस्सा है। अमेरिका में जो रोजगार में जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो सिर्फ 1% है, हमारे यहाँ 41% है। देखिए, कितने ये डेटा को देखिए आप, तो आपको अपने आप समझ में आ इतना जाएगा कि कितना ज्यादा अंतर है दोनों के बीच में। जी और कृषि क्षेत्र में अमेरिका में जो रोजगार है करीब 2.25 मिलियन लोग जो है उसमें लगे कृषि हुए हैं। सेक्टर में रोजगार ले रहे हैं। ये 2020 का डेटा है और हमारे यहाँ करीब 197 मिलियन लोग हैं खेती पे निर्भर। ऐसे में अब ये समझिए कि खेती को लेकर के अगर हमने अमेरिका की कोई शर्त मानी तो ये भारत के खेती के लिए बहुत बड़ा एक खतरा होगा। इसीलिए कहा जा रहा है, इसीलिए सरकार भी कह रही है कि बाकी सेक्टर पे अमेरिका के साथ वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन एग्री सेक्टर पे, डेयरी सेक्टर पे या पोल्ट्री का भी एक इशू है, उस सेक्टर पे सरकार कोई बातचीत नहीं करना चाहती है, खासतौर पे किसानों के हितों को देखते हुए। अब आप देखिए कि हमने 95 में WTO की मेंबरशिप ली और WTO में जो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीकल्चर एग्रीमेंट में शर्तें ऐसी थी जो नरसिम्हा राव सरकार के दौरान हुआ था कि उन शर्तों पे जो हमने साइन किए थे वहाँ पे WTO में, उसकी कीमत आज तक किसान चुका रहे हैं। वही भेदभाव वाली नीति पे हमने शर्त पे उनके साइन किए थे। और किन परिस्थितियों में पता नहीं उस वक्त की क्या परिस्थितियां थी, सरकार पे क्या दबाव था कि उसने भेदभावपूर्ण जो नीति है अमेरिका की या और विकसित देशों की, उस एग्रीमेंट पे उनके कहने पे या कैसे साइन किया भगवान जाने। लेकिन आज के दौर में जब हम कहते हैं कि हम एक दुनिया में एक महाशक्ति के तौर पे उभर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जब हम ये दावा करते हैं, ऐसे वक्त में भारत के किसानों के हितों को लेकर के सरकार को कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और अभी तक यही संकेत मिला है कि सरकार एग्री सेक्टर पे कतई भी झुकने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि किसान भी बहुत संवेदनशील मुद्दा है। उसके साथ साथ जो उसमें धार्मिक पहलू आ रहा है डेयरी सेक्टर को लेकर के, जो मांसाहारी पशु हैं उनके दूध से बने जो प्रोडक्ट हैं या दूध या दही या पनीर, वो उसको लेकर के बड़ा विवाद होने वाला है। तो हमने एक बार इस तरह के भेदभावपूर्ण जो नीति वाला एक मसौदा था उस पर साइन किए थे, उसकी कीमत आज तक जो भुगत रहे हैं किसान, भारत के किसान। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए अमेरिका के साथ, ट्रंप चाहे जिस भी तरह का दबाव दे, लेकिन इस तरह का किसी भी एग्रीमेंट करने से पहले 100 बार भारत के किसानों के हितों को सोचना चाहिए। आज जब आप ये समझिए कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का खाद्य तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, 50,000 करोड़ की करीब दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे वक्त में अमेरिका के हितों को सुरक्षित करना है आपको या भारत के हितों को सुरक्षित करना है, भारत के किसानों के हितों को सुरक्षित करना है, ये आपको देखना है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ अमेरिकी परस्त ब्यूरोक्रेट भारत में हैं, नीति आयोग में बैठे लोग हैं जो भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग ने अमेरिकी परस्त या इंपोर्ट वाली पॉलिसी को लेकर के कहा कि इंपोर्ट होना चाहिए। नीति आयोग की आलोचना ये कह करके हो रही है कि वो अनीति आयोग बन गया किसानों के लिए। तो ये भी है कि काफ़ी सारे लोग जो है अमेरिका से जिनकी लॉबिंग करते हैं, पैसे लेते हैं, उसके कमीशन खोरी करते हैं, वो लोग ये चाह रहे हैं कि ये एग्रीमेंट हो। लेकिन बहुतायत में इवन जो
आरएसएस के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि इस एग्रीमेंट को कतई भी स्वदेशी जागरण मंच के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह की किसी भी शर्त को अमेरिका थोप नहीं सकता और भारत सरकार को चाहिए कि वो इस पर साइन न करे। बिल्कुल। तो जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच में अमेरिका ये चाहता है कि $191 मिलियन का जो अभी ट्रेड है वो ट्रेड बढ़ाकर $500 मिलियन तक पहुंचा दिया जाए, ट्रंप लगातार दबाव डाल रहे हैं। तो ऐसे में ओम जी कैसे संभव है और कैसे भारत विरोध कर सकता है? अभी तो बहुत ज़्यादा दबाव है। देखिए, ये एक सबसे इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है, लोग ये कह सकते हैं कि भारत सरकार पे कि प्रधानमंत्री पे दबाव है अमेरिका का या कोई और हिडन एजेंडा है, बहुत सारे लोग कह सकते हैं इसको लेकर। लेकिन मैं एक आंकड़े की बात बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका को लेकर या अमेरिका की जो व्यापार है, आदान प्रदान है, उसको लेकर के क्यों इतना सीरियस भारत सरकार है, उसकी एक वजह है। एक मेरे पास DGFT का डेटा है, वो ये कहता है कि अभी जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, टोटल एक्सपोर्ट का करीब 17% अमेरिका जा रहा है। हमने एक साल में 37,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया। तो अमेरिका हमारे लिए भी एक बड़ा बाज़ार है, लेकिन अभी तक वो हमारे लिए एक बड़ा बाज़ार था। अब अमेरिका ये चाहता है कि उसके जो प्रोडक्ट है वो भारत में आए। तो चूंकि हमारे लिए भी एक बड़ा बाज़ार है, इसलिए हम उसको उस तरह से भी इग्नोर नहीं कर सकते। व्यापारिक नज़रिए से, राजनीतिक कूटनीतिक नज़रिया एक अलग हो सकता है, लेकिन व्यापारिक नज़रिए से भी उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सरकार ज़रूर कह सकती है कि किसी भी टेबल टॉक पे कि आप जो आपके और हमारे किसान में जो इतनी बड़ी खाई है, उसको देखते हुए कोई फैसला लेना चाहिए, चाहे टैरिफ का हो, चाहे किसी फसल को यहाँ पे, क्योंकि भारत डंप यार्ड नहीं है, भारत जंक यार्ड नहीं है, तो उसको देखते हुए ही भारत को कोई फैसला लेना चाहिए। तो देखा आपने कितना विस्तार के साथ ओम जी ने ये बताया कि भारत और US के बीच में जो पूरा ट्रेड हो रहा है वो सिर्फ आयात निर्यात का खेल नहीं है, दबाव भी है, आस्था का प्रश्न भी है, और उससे बड़ी बात है 9 जुलाई तक इस पर फैसला करना है। तो सब कुछ अब इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत सरकार कितना विल पावर दिखाती है, कितने तर्क रखती है सामने, और किस तरह से पूरे सिचुएशन को डील करती है। हालांकि बहुत सारी बातचीत समय के गर्भ में है, लेकिन जिस तरह के एक्सप्लेनर आप चाहते हैं किसान तक पर लगातार देख सकते हैं, हमें विजिट कर सकते हैं, लाइक्स और कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक्सप्लेनर देखने के लिए आइए किसान तक की साइट पर, यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।